हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पिछले 2-3 दिनों से आप सभी लोगों ने भर भर के मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, कमेंट के माध्यम से भी आप सभी लोग पूछ रहे थे कि सर यूट्यूब पर क्यों लेक्चर अपलोड नहीं हो रही है ना। तो इसके लिए आप सभी लोगों से सबसे पहले क्षमा चाहूंगा, माफी मांगता हूं कि मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन इसका वजह बस छोटा सा कारण है कि ठंड थोड़ा ज्यादा हुआ और मैंने ठंड को हल्के में लिया। इस वजह से मेरे को ठंड थोड़ा लग गई, जिस वजह से मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा था। मेरा तबियत थोड़ा खराब हो गया था, जिस वजह से मैं कोई भी क्लासेस नहीं ले पा रहा था। लेकिन अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ और अब मेरी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। मैं कोशिश करता हूं कि पर डे 7 से 9 के बीच में उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर कोई ना कोई फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाए, जो कि फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर से रिलेटेड होती हैं, है ना। तो इसलिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर 3 है, टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, है ना। इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये जो टिश्यू टॉपिक है, ये पढ़ने के लिए आपको सेल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। नहीं है, होगा, आई होप कि आपने कहीं ना कहीं सेल के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बता दूंगा। देखिए, टिश्यू जो है ना 4 प्रकार का होता है ना। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो मैं इस लेक्चर में सिर्फ एक टाइप के टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज को बहुत अच्छे से कवर करूंगा। और क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी रहता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से आप समझेंगे। और किस प्रकार से कहां से एमसीक्यू वगैरह बनेगा, वो सारी चीजें मैं लास्ट में एमसीक्यू भी करवाऊंगा। तो अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल माइंड कंसंट्रेट करके। अगर किसी से झगड़ा हुआ है तो उस झगड़े को भूलिए और मेरे से दोस्ती करिए इस लेक्चर में। मैं वादा करता हूं कि आपको हर एक चीज आपके दिमाग में सेट करूंगा। बस आपका दिमाग मेरे पास रहना चाहिए, है ना। बस जितने भी देर का ये लेक्चर बनेगा, जो भी 25-30 मिनट की क्लास चलेंगी, आप मेरे साथ एकदम कंप्लीट फोकस्ड रहेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यदि इसी प्रकार से हमारे साथ आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उदित फार्मेसी के ऐप को इंस्टॉल करके वहां पर फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के वीडियो लेक्चर कोर्स को परचेज करके आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, जहां पर डेली लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, जहां आप मेरे साथ रिकॉर्डेड के साथ साथ डेली लाइव क्लास पूरा सिलेबस पढ़ पाएंगे और हमसे 1-to-1 बात करके प्रॉपर गाइडेंस भी ले पाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? मेरा काम है कि चैप्टर का नाम आपको समझाया जाए, टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी तो समझ रहे हैं, इंसान का शरीर, उसके अंदर जो ये टिश्यू है उसके बारे में पढ़ना है। तब ये टिश्यू होता क्या है? तो अभी तक सेल पढ़े थे कि हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है ना। पूरे लिविंग थिंग्स का, जितना भी ये लिविंग थिंग्स हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो सबके आंसर से मुंह से आंसर निकलना चाहिए। सेल, कोशिका, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब इसी कोशिका से पूरा बॉडी बना हुआ है, लेकिन एक प्रोसेस में चलता है। ऐसे नहीं कि सेल से पूरा बॉडी बन गया। तो सेल से सबसे पहले क्या बनता है बच्चा? टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक, है ना। टिश्यू से फिर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मतलब अंग, है ना, अंग। फिर ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? अंग तंत्र। अंग तंत्र, है ना। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगा? पूरा बॉडी का निर्माण हो जाएगा। बॉडी का निर्माण हो जाएगा, पूरा शरीर का। जैसे आप अभी भी नहीं समझे, मैं समझाता हूं। सबसे पहले सबसे सूक्ष्मतम, सबसे स्ट्रक्चरल और सबसे छोटा यूनिट हमारे बॉडी का क्या है? सेल है ना। जैसे पूरा एक मकान कई सारी ईंटों से मिलकर बना हुआ है, वैसे हमारा शरीर अरबों खरबों मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। अनगिनत कोशिकाएं से हमारा सेल बना हुआ है ना। अब इसी सेल से टिश्यू बनता है। तो कैसे सेल से टिश्यू बनता है? टिश्यू क्या है समझिए। अब जब सेल के ग्रुप्स बनते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5-10 गो सेल है, एग्जांपल दे रहा हूँ, सारे सेल का शेप लगभग गोल गोल है और सबका काम लमसम एक जैसा है। मान लीजिए ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगा, मान लीजिए सबका काम एक जैसा है, तो उस ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू कह देते हैं। जनरली टिश्यू का सबसे इजी डेफिनेशन अगर कोई पूछ देगा तो ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, क्या? ग्रुप ऑफ सेल। सेल के ग्रुप को, सेल के ग्रुप मतलब क्या हुआ? कोशिका के संग्रह को हम लोग उत्तक कह देते हैं, है ना। सेल से टिश्यू बना। अब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन बन जाएंगे। अब ऑर्गन जैसे कि आपका क्या हुआ? अलग अलग ऑर्गन है, हार्ट है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनी है।
अब ये सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम बन जाता है, फिर उससे सारे सिस्टम मिलकर के बॉडी का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि अभी हम लोग सेल पढ़ चुके थे पहले चैप्टर वाले में, अभी हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो टिश्यू किससे बनता है? सेल से बनता है। कैसे? तो कलेक्शन ऑफ सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल, सेल्स के कलेक्शन से। और कैसे सेल्स के कलेक्शन से? उस ग्रुप में सारे सेल्स का लगभग स्ट्रक्चर और फंक्शन समान होना चाहिए, ठीक है, तब वो सेल कलेक्शन ऑफ सेल क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर जितना भी दिखाया हूँ सब गोल गोल दिखाया हूँ, ऐसा नहीं कि कोई त्रिभुज आकार का है, कोई सिलिंड्रिकल शेप का है तो वो सब टिश्यू कहला जाएगा, नहीं, सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन होना चाहिए लगभग, तब वो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ सेल, सेल्स के कलेक्शन को विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटिवली सिमिलर फंक्शन, उसी को हम लोग टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो सेल जब इकट्ठा होता है तो टिश्यू बनता है, अब जब टिश्यू इकट्ठा बनता है तो ऑर्गन बनता है, तो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो टिश्यू होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ध्यान रखिएगा, कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, और चारों का नाम इस प्रकार से रखिएगा। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। मेरे साथ बोलिए, इस चारों का नाम बोलिए, फटाफट बोलिए। मुझे पता है कि आप लोग इस लेक्चर को बंद करने के बाद कितना बार रिवाइज करेंगे, तो यहीं पर याद करवाते हैं। पहला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। मेरे साथ बोलिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। तो ये 4 प्रकार के टिश्यूज हैं। अब इस चारों प्रकार के टिश्यूज से सबसे पहले जनरली जो क्वेश्चन आ जाता है, और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो या शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हो, सबके बारे में आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बनता है, एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन अपना अपना। अब ये सारे टिश्यू अपने अपने अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, तो सबका क्लासिफिकेशन, फंक्शन और लोकेशन, कहाँ पाया जा रहा है, कौन सा टिश्यू, ये सब पूछा जाता है। तो आपको चारों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो आज का हमारा टारगेट सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज है। और याद रखिएगा कि सारे टिश्यू का एक ओवरऑल फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या फंक्शन होता है। एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है हमारे बॉडी में, मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, नर्वस टिश्यू क्या करता है ना। और इसका ओरिजिन पता होना चाहिए कि हमारे किस जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ है। जर्म लेयर क्या है, तो उसको समझाने के लिए आपको ये डायग्राम देखिए, है ना। ओरिजिन से क्वेश्चन आते हैं कई बार एमसीक्यू के फॉर्मेट में, या फिर आप जब लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे होंगे अगर ये लिख देंगे कि इस जर्म लेयर से ये ओरिजिनेट होता है, तो काफी बेहतर, मतलब एक मार्किंग मिलेगा आपको। ये सब एक ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको ऐड करने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। ये सब ऐसे कुछ टॉपर हैक्स हैं, टॉपर्स लोगों के आंसर राइटिंग में ये सब फैक्ट्स ऐड किए हुए थे, ठीक है। जैसे देखिए जाइगोट, सबसे पहले कैसे, जर्म लेयर क्या है, अब आपको जर्म लेयर समझना पड़ेगा। तो आप जाइगोट समझते हैं, जबकि अंडाणु और शुक्राणु मिलता है ना, उसके बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है, उसी के कहते हैं जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या होता है? एम्ब्रियो बन जाता है। तो मतलब जो आपके पेट में जो जाइगोट के बाद वाला स्टेज एम्ब्रियो होता है, तो वहां पर कई सारे सेल्स हो जाते हैं। तो वो सेल को 3 लेयर में बांटा जाता है। कितने लेयर में? 3 लेयर में। एक सबसे बाहरी लेयर को एक्टोडर्मल कह देते हैं, बीच वाले लेयर को मेसोडर्मल कह देते हैं, और नीचे अंदर वाले को इंडोडर्मल कह देते हैं। और तीनों का काम दे दिया जाता है कि पूरे बॉडी का निर्माण इसी तीनों लेयर से होता है, पूरे बॉडी का निर्माण। कोई एक्टोडर्मल, कुछ एक्टोडर्मल बना देगा, कुछ मेसोडर्मल बना देगा, कुछ इंडोडर्मल बना देगा, ठीक है। तो वैसे ही में पूछ रहा है कि कौन सा टिश्यू का ओरिजिन किस लेयर से होता है, कौन से टिश्यू का लेयर ओरिजिन किस लेयर से होता है। तो याद रखिएगा जो एपिथेलियल टिश्यू है, इस एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन तीनों से हो सकता है, एक्टोडर्मल से भी, मेसोडर्मल से भी और इंडोडर्मल से भी। ऐसे याद रख लीजिएगा, सबसे ऊपर है तो तीनों होगा। अब बीच में देखिए एक्टो मीजो इंडो, है ना, देखिए एक्टो मीजो इंडो, तो सबसे ऊपर में है तो तीनों से होगा। फिर आपका मीजो में बीच में देखिए मैं क्या रख रहा हूं, मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू को, है ना। तो इस दोनों का क्या हो जाता है? मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, और नर्वस टिश्यू में एक्टोडर्मल आता है। मतलब कहने का अर्थ है कि आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि आप बताइए ब्लड का ओरिजिन किस लेयर से हुआ है, तो मीजोडर्म से। कैसे जान गए? तो जो ब्लड है ना वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ना, आपको पता होना चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू, जैसे एपिथेलियल टिश्यू में क्या क्या आते हैं, तो आप क्या काम होता है, आगे काम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मस्कुलर टिश्यू में आपके मसल्स वगैरह आते हैं, है ना। इस कनेक्टिव टिश्यू में आपका ब्लड हो गया, बोन हो गया, आपका कार्टिलेज हो गया, ये सब चीज किस में आता है? कनेक्टिव टिश्यू में आता है ना। और ये कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है, याद रखिएगा, एक लाइन याद रखिए, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू। हमारे बॉडी में जो टिश्यू पाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू है। और नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल है। जो भी न्यूरॉन वगैरह हमारा तंत्रिका तंत्र है वो नर्वस टिश्यू से बनकर बना हुआ है, तो वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फंक्शन। मैं बोला ना कि चारों का आपको ओवरऑल फंक्शन पता होना चाहिए। जितने भी एपिथेलियल टिश्यू हैं इसका काम मेनली कवरिंग करने का होता है। क्या होता है? कवरिंग करने का होता
है ना, कवरिंग, कवर करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन वगैरह को कवर करने का काम करता है। तो ये जब कवरिंग का काम करेगा तो इसीलिए इसको प्रोटेक्शन करने का भी काम होता है। सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन या फिर एक्सक्रीशन, कहीं से कोई चीजें डिफ्यूज हो रही है, पतला लेयर होता है, ये सिंगल लेयर्ड होता है एक तरीके से, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मस्कुलर टिश्यू का क्लासिफिकेशन, मेनली इसका काम प्रोटेक्शन है या फिर प्रोटेक्शन हो ना हो लेकिन कवरिंग काम होता है। किसका, इसका काम मेनली क्या होता है, कवरिंग। मस्कुलर टिश्यूज का काम क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्ट्स एंड लोकोमोशन, यानी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट, आप जो मूव कर पा रहे हैं, आपका पूरा मसल्स का मूवमेंट जो है वो मस्कुलर टिश्यूज के कारण होता है। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोटेक्शन का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। कैसे, तो देखिए जो आपका पूरा स्केलेटल सिस्टम है बोन से बना हुआ है, ये बोन ही तो हमारे बॉडी को पूरा सपोर्ट करके रखा हुआ है ना, तो ये आपका हो गया क्या, कनेक्टिव टिश्यू। पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ब्लड करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन वो ब्लड करता है, तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। स्टोरेज, जैसे बोन हो गया तो बोन कैल्शियम का स्टोरेज करता है, तो इस प्रकार से आपका कनेक्टिव टिश्यू का काम ये सब है। और नर्वस टिश्यू का है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इंपल्स एंड कंडक्शन, कोई भी नर्व इंपल्स का कंडक्शन, जैसे कोई भी चीजें हैं, कोई आपको चूटी काटा तुरंत से आप हाथ हटाते हैं, कहीं कोई गर्म चीज छुए तुरंत से हाथ हटाते हैं, ये सब नर्वस सिस्टम का काम होता है कि आपको मैसेज पहुंचाना, आपके नर्व इंपल्स के थ्रू आपको मैसेज देना कि नहीं भाई यहाँ खतरा है, यहाँ से हाथ हटाओ, है ना, वो नर्वस टिश्यू का काम होता है। तो ये सब है कुछ मेन फंक्शन, ठीक है। अब मेनली मुद्दे पे आते हैं, एपिथेलियल टिश्यू जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, टिश्यू कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कौन कौन सा बताइए मेरे साथ, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आज का हमारा टॉपिक क्या है, सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। चलिए, तो एपिथेलियल टिश्यू का खास बात यहाँ पे ये है कि इस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम से पूरा पैक्ड होता है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब यहाँ पर जितने भी कोशिकाएं होंगी वो आपस में एकदम चिपकी हुई होंगी, क्लोजली पैक्ड होंगी। याद रखिएगा ये वर्ड, क्लोजली पैक्ड, समझ रहे हैं ना, एकदम चिपका हुआ होगा, देखिए इस प्रकार से एकदम चिपका हुआ है ना। और यहाँ पर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो सेल के बीच के स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, यानी दो सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। और इट लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये किसके ऊपर पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। इसमें एक खास बात ये एपिथेलियल टिश्यू का है, ये एकदम से क्लोजली पैक्ड होता है और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन है, मेनली पाया कहाँ जाता है, तो इट इज फाउंड इन द कवरिंग ऑफ बॉडी। मैंने बोला ना एपिथेलियल टिश्यू का मेनली फंक्शन ही क्या है, कवरिंग, है ना, प्रोटेक्शन देना। तो कवरिंग का जगह पे बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स, आपके अलग अलग कैविटीज हैं, उसके ट्यूब्स हैं, उसके लाइनिंग का काम कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू करता है। आउटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन सच एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, हार्ट चैम्बर्स, यहाँ का जो कवरिंग का काम कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू करता है। और ये स्किन में भी पाया जाता है जो कि एपिडर्मल लेयर है ना। तो इस प्रकार से आपका ये लोकेशन हो गया। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये फर्दर दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है, ये क्या होता है, सिंगल लेयर्ड होता है। और ये जो स्ट्रेटिफाइड होता है वो मल्टीपल लेयर्ड होता है, ठीक है। अब ये सिंपल एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ध्यान से चीजों को याद करवाते चल रहा हूं। टिश्यू 4 प्रकार का बताइए कौन कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल में भी 2 प्रकार का, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अब सिंपल में भी 3 प्रकार का होता है, स्क्वैमस, कॉलुमनर और क्यूबॉइडल। वो कौन कौन सा है देखिए। ये जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है इसका खास बात ये है कि ये सिंगल लेयर का बना होता है, क्या होता है, सिंगल लेयर का बना होता है। और यहाँ पर सब आपस में आइडेंटिकल सेल्स होते हैं, सब सेल एक जैसे होते हैं। और ये फाउंड ऑन एब्जॉर्प्टिव और सिक्रेटरी सरफेस, देखिए जहां से चीजें, कोई भी चीजें सोखी जाएंगी या फिर सिक्रीट हो पाएगा या फिर एब्जॉर्ब हो पाएगा, वहीं से जहां पतला लेयर हो, और पतला वही होगा जो सिंगल लेयर होगा। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज वहां पर पाया जाता है जहां पर एब्जॉर्प्टिव या सिक्रेटरी सरफेस होता है। और ये फर्दर 3 टाइप्स में बांटा गया है, क्या क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलुमनर एपिथेलियम। जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है, ये जो आपका जितने भी सेल्स हैं इर्रेगुलर सेल्ड होते हैं, इर्रेगुलर शेप का सारा सेल होता है और एकदम क्लोजली सिंगल लेयर्ड प्रेजेंट होता है ना, इस तरीके से। और क्यूबॉइडल में क्या होता है कि सारे सेल क्यूब शेप के होते हैं, किस सेल के होते हैं, क्यूब शेप का होता है। कॉलुमनर में एकदम पूरा लंबा लंबा सेल होता है, पिलर लाइक सेल होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का सेल होता है। और स्ट्रेटिफाइड जो हमने बताया था सिंपल, ये तीनों तो सिंपल हुए हैं तो सिंगल लेयर्ड है, और यहाँ पर देख रहे होंगे मल्टीपल लेयर पाया जा रहा है, तो स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर पाया जाता है,
ठीक है। चलिए अब हम लोग वन बाय वन स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ेंगे, उसके बाद क्यूबॉइडल पढ़ेंगे, उसके बाद कोलुमिनर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ना है। तो ये जो है ना, इट इन दिस सेल्स आर थीन, यहाँ पर जो स्क्वैमस एपिथेलियम देख रहे होंगे, यहाँ पर सेल बड़े पतले पतले होते हैं, थीन होता है और इररेगुलर शेप्ड का होता है, किसी फिक्स शेप का नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखिए मोटा होता है ना, क्यूबॉइडल और कॉलुमनर में यहाँ पर बड़ा थीन सेल होता है। तो ये बोला सेल्स आर थीन फ्लैट इररेगुलर सेल्स, इररेगुलर शेप का होता है, which fit like floor tiles to the form delicate lining called pavement epithelium। देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम को भी पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो एकदम जैसे कि टाइल्स, जैसे जमीन पर अगर आप टाइल्स बिछाते हैं, टाइल्स लगाते हो, तो कैसे एक टाइल्स के बगल में दूसरा टाइल्स एकदम कहीं पे भी होल नहीं छोड़ा जाता है, कहीं खाली स्पेस नहीं छोड़ा जाता है, एकदम से चिपका दिया जाता है, तो पेव्ड कर दिया जाता है, तो उसी के लिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। पेवमेंट मतलब एकदम पूरा डेलिकेट लाइनिंग बन जाता है ना, पतला सा लाइन बन जाता है। तो ये बोला है कि इसमें सेल जो होते हैं थीन होते हैं, फ्लैट होते हैं, इरेगुलर होते हैं, और ये फिट फ्लोर लाइक, फ्लोर में जैसे कि फर्श पे होता है ना, वैसे टाइल्स है वैसे वो हो जाता है, इसीलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। और न्यूक्लियस इज इन द सेंटर, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो सेंटर में पाया जाएगा, ठीक है। अब अगर बात कर लेंगे लोकेशन की, ये कहाँ पाया जाता है, तो आपका जो इसोफेगस है उसमें पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ माउथ में पाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, जो आपका लंग्स है, लंग्स से जो सांस लेते हैं हवा कहाँ जाता है, एल्वियोलाई में, वहां पे एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, तो एल्वियोलाई में पाया जाता है, पूछा जाता है। और ब्लड वेसल्स में सबसे ज्यादा यही दोनों पूछा जाता है, एल्वियोलाई में और ब्लड वेसल्स में, है ना। और इस ब्लड वेसल्स में जो आपका पाया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम सेल, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसीलिए इसी का नाम यहाँ पर कह देते हैं इंडोथेलियल सेल। कोई भी कह देगा इंडोथेलियल सेल, तो ब्लड वेसल्स यानी ब्लड कैपिलरी में जो पतला पतला सेल होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का टिश्यू होता है, उसी को इंडोथेलियल टिश्यू या फिर इंडोथेलियल सेल भी कह देते हैं, ठीक है। कह रहा है इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम इंजरी, अब ये कवरिंग का काम कर रहा है तो इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा। और इट आल्सो हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स एंड मटेरियल्स बिटवीन सेल्स एंड ब्लड देखिए कह रहा है कि गैसियस एक्सचेंज जो लंग्स में होता है उसमें भी काफी हेल्पफुल होता है, इसलिए तो एल्वियोलाई में यही वाला पाया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, स्क्वैमस में क्या होता है, एकदम थीन इरेगुलर फ्लैट सेल्स होता है, जो कि आपके लंग्स के एल्वियोलाई में पाया जाता है, या फिर आपका इंडोथेलियल सेल कहलाता है, जो कि ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। अब है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये जो क्यूबॉइडल है, नाम से पता चल रहा होगा कि यहाँ जो सेल्स हैं आपस में क्यूबॉइड शेप का होता है। कैसा होता है, तो सेल्स आर क्यूबॉइडल, सेल यहाँ क्यूबॉइडल शेप का होता है, विथ राउंड न्यूक्लियस, एकदम बीच में राउंड न्यूक्लियस होता है, इन द सेंटर, सेंटर पर एकदम न्यूक्लियस होता है। और ये पाया जाता है किडनी ट्यूब्यूल, जो किडनी ट्यूब्यूल है आपका, किडनी में जो आपका नेफ्रॉन पाया जाता है ना, नेफ्रॉन में आपने पढ़ा होगा इस तरीके से पीसीटी डीसीटी आया जाता है ना। तो पीसीटी डीसीटी में जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहां पर जो पाया जाता है टिश्यू या सेल, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। एंड डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, जो आपके लार ग्रंथियां हैं उससे अलग अलग डक्ट्स हैं, जैसे पैरोटिड ग्लैंड आपका हो गया, स्टेंसेंस डक्ट्स वगैरह हो गया, जितने भी सेलिवरी ग्लैंड हैं उस सारे के डक्ट में यही एपिथेलियम पाया जाता है। और ये इट गिव मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इट आल्सो हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, और वेरियस सब्सटेंसेस के सिक्रीशन में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोलुमनर की। कोलुमनर में सेल्स क्या होता है, लंबा लंबा होता है, पिलर लाइक होता है। तो वही बोल रहा है कि सेल्स आर मोर टॉल एंड लेस वाइड, यहाँ पर सेल बहुत लंबा होता है और चौड़ाई कम होती है, पिलर के जैसा। जैसे कि पिलर कैसा होता है, लंबा होता है और चौड़ा कम होता है ना, वही बोला है। प्लेस्ड साइड बाय साइड न्यूक्लियस इज सिचुएटेड नियर द बेस, न्यूक्लियस यहाँ पर सेंटर में नहीं बल्कि बेस में होता है ना, समझ गए, ठीक। इसी प्रकार से लिखिएगा एग्जाम में। फिर कहता है इट इज प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में पाया जाता है। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। इट फॉर्म्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस थ्रू इट सीलिया। अब इसी के ऊपर यदि एक, जैसे कि ये आपका कॉलुमनर सेल है, इसके ऊपर यदि हम लोग क्या लगा देंगे, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, तो उसको हम लोग सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम कह देंगे, और ये सीलिया मूवमेंट में हेल्पफुल कराता है। जैसे कि आपका यूटेराइन ट्यूब है ना, यूट्रस ट्यूब है, तो यूटेराइन ट्यूब जिसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, वहां पर जो ओवम को मूवमेंट कराता है, ओवम को डिलोकेट कराता है, वो किसके थ्रू, सीलिया के थ्रू ही होता है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल करता है, एक्सक्रीशन में भी और सिक्रीशन में भी, ठीक है। चलिए अब है जो सिंपल एपिथेलियम था वो तो पढ़ लिए, है ना। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में तीनों पढ़ना था, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमनर, तीनों पढ़ा दिया। अब जो दूसरा था वो क्या था, स्ट्रेटिफाइड, जो कि मल्टीपल लेयर्ड में होता है
है ना। ये फोटो में देखिए मल्टीपल लेयर्ड है ना, यहाँ पर मल्टीपल लेयर्ड है, तो मल्टीपल लेयर वाला आप पढ़ना है। तो ये कंसिस्ट ऑफ सेवेरल लेयर्स ऑफ सेल ऑफ वेरियस शेप्स, अलग अलग शेप के सेल का बहुत ज्यादा लेयर होता है, तो उसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन आर यूजुअली एब्सेंट, यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन लगभग एब्सेंट होता है। और मेन फंक्शन बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसके नीचे वो है, मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल वियर एंड टियर, मैकेनिकली किसी चीज को कटने फटने से बचाने का काम करता है, ठीक है। और इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स का होता है ये भी फर्दर, एक है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, एक है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये भी फर्दर दो टाइप का होता है। तो कह रहा है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब एक केराटिन प्रोटीन है जो कि आपके बाल, नाखून, ये सब में पाया जाता है ना, जो कि डेड सेल्स होते हैं उसमें पाया जाता है। तो ये बोल रहा है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है जो क्या होता है केराटिनाइज्ड, एक होता है नॉन केराटिनाइज्ड। अब ये जो केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम है ये ड्राई सरफेसेस पर पाया जाता है, जिसमें केराटिन प्रोटीन जैसे कि आपका हेयर, स्किन, नेल, ये सब में फाउंड ऑन ड्राई सरफेसेस सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर, कटने फटने से बचाएगा। कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स दैट हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई एंड कंटेन प्रोटीन केराटिन, कहता है ये डेड सेल से बना होता है और इसमें न्यूक्लिया नहीं होने पर ये प्रोटीन केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। और इट इज फाउंड इन द स्किन, हेयर्स एंड नेल्स, मेनली ये कहाँ पाया जाता है, स्किन में, हेयर्स में और नेल्स में, ठीक है, स्किन, हेयर और नेल्स में, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम की, किसकी, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम की। तो यहाँ पर जो होता है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट मॉइस्ट सर्फेसेस सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर, प्रिवेंट फ्रॉम द ड्राइंग आउट, ड्राइंग आउट, सूखने से बचाता है। जैसे कि देखिए ये थोड़ा गीले जगह पे पाया जाएगा। इट इज फाउंड इन कंजक्टिवा ऑफ आई, आई का जो ये व्हाइट वाला लेयर है वो कंजक्टिवा कहलाता है, उसमें पाया जाता है। इन द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड वेजाइना, माउथ और वेजाइना के लाइनिंग में पाया जाता है। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम था इसका एक और टाइप क्या था, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम को इसी को कहते हैं यूरोथेलियम भी, क्यों, क्योंकि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, कभी आप गौर किए हैं कि आपके यूरिन में, आपके अंदर जो यूरिन स्टोर होता है वो 300 से 400 ml होते होते आपको जोर से यूरिन लग जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि जैसे जैसे बनते जा रहा है निकलते जा रहा है स्टोर होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर इतना छोटा था, फिर धीरे धीरे फैल के बड़ा होता है, और उसका स्टेमिना जब 400 ml 500 ml तक का होता है, उससे बाहर होता है, तो आपको जोर से लग जाता है कि अगर मैं आप जल्दी से जाएंगे और हाथ से एकदम दाबना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये जो आपका फैल रहा है यूरिनरी ब्लैडर, वो किसके कारण, तो इसी के कारण, क्योंकि वहां पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है। तो ये बोल रहा है कि कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पियर शेप्ड सेल्स, या पियर शेप्ड सेल्स होता है, विच आर वेरी इलास्टिक, ये काफी इलास्टिक होता है, एंड हैव कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग देमसेल्फ, और इसके अंदर कैपेसिटी है कि खुद को डिवाइड कर पाए। और इट इज फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड ट्रैक, इसीलिए इसको यूरोथेलियम भी कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम फिनिश हुआ। तो इस प्रकार से आपने पूरा एपिथेलियम टिश्यू पढ़ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस करने से पहले मैं एक बार रिवाइज कराता हूं मैंने क्या क्या पढ़ाया, मैं क्योंकि बार बार बोल रहा हूं ना, रटना है। देखिए जो पूरा टिश्यू है वो कितने प्रकार का है, मेरे साथ बताइए, 4 प्रकार का। क्या क्या, एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। जो एपिथेलियम टिश्यू है उसका जो मेन है ओरिजिन है वो तीनों हो सकता है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और इंडोडर्मल, जबकि मस्कुलर और कनेक्टिव में मेसोडर्मल होता है और नर्वस टिश्यू में एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का काम मेनली कवरिंग करने का है, मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट करने का काम है, एम से मस्कुलर, एम से मूवमेंट, कनेक्टिव टिश्यू में सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब काम है। नर्वस टिश्यू में कंट्रोल एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स, नर्व इंपल्स कंडक्शन, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इंपल्स कंडक्शन, जो नर्व इंपल्स कंडक्शन है उसका कंट्रोल करना होता है, ठीक है। अब ये एपिथेलियम टिश्यू का खास बात क्या है, ये आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं और यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। क्लोजली पैक्ड होने का मतलब एकदम पूरा चिपका चिपका होता है और किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं पाया जाएगा, और इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम फर्दर 3 टाइप्स का होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। ये जो स्क्वैमस है यहाँ पर सेल थीन होते हैं, फ्लैट होते हैं और इरेगुलर शेप्ड का होता है और आपस में अटैच होता है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। और ये क्यूबॉइडल में सेल्स क्यूबॉइड शेप का होता है और न्यूक्लियस एकदम सेंटर में पाया जाता है। और कॉलमनर में सेल्स पिलर लाइक होता है और जो न्यूक्लियस है ना वो बेस में पर पाया जाता है। और स्ट्रेटिफाइड में ये मल्टीपल लेयर में होता है, ठीक है, वही चीजें पढ़ा रहे थे। फिर स्ट्रेटिफाइड में ये मल्टीपल लेयर में होता है। अब ये स्ट्रेटिफाइड भी फर्दर 2 टाइप का था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में भी 2 प्रकार का था, केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, एक नॉन केराटिनाइज्ड। तो केराटिनाइज्ड वाला जो है ना आपका हेयर, स्किन, नेल, ड्राई सरफेस पर पाया जाता है, जबकि नॉन केराटिनाइज्ड वाला वेट सरफेस पर पाया जाता है, जैसे कंजक्टिवा ऑफ आई, आई का जो कंजक्टिवा है
और दूसरा जो था ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो आपके यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरिनरी ट्रैक वगैरह में पाया जाता है, जो कि आपका क्या कहलाता है, जिसके कारण स्ट्रेच हो पाता है, तो इसको यूरोथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आप कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, तो बताइए। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, बताइए। साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे आपका और भी है, माइकोलॉजी क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ फंगाई, कवक के अध्ययन को, स्टडी ऑफ फंगाई, फंगाई फंगाई के स्टडी को, साइटोलॉजी सेल की स्टडी को, इटियोलॉजी बीमारी के कारण की स्टडी, किसी भी बीमारी के कारण की स्टडी को इटियोलॉजी कहते हैं। अब ये मैं आईडी बता दे रहा हूं, आप लोगों के कोई भी डाउट्स वगैरह हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, जिसमें कि आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मिथिलेश कुमार 3620, है ना, जिसमें कि लगभग 4500 से भी ज्यादा बच्चे, फार्मेसी के सारे स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। आप भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी चीजें आपको बोलनी है, जो भी मेरे से बात करनी है, यहाँ से करें। तुरंत से रिप्लाई का उम्मीद न रखें, लेकिन करता हूं मैं, फ्री टाइम पर करता हूं। फिर एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, टिश्यू मीन्स, टिश्यू का मतलब क्या होता है, तो टिश्यू का मतलब है कि वैसा सेल का ग्रुप जहां पर क्या हो, कॉमन स्ट्रक्चर और कॉमन फंक्शन हो, लगभग समान स्ट्रक्चर और समान फंक्शन हो। कह रहा है सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, सिर्फ ओरिजिन सेम होने से हो जाएगा, नहीं। सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेटिवली, जी हाँ, कॉमन स्ट्रक्चर भी है, मतलब स्ट्रक्चर फंक्शन सेम है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओरिजिन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो आपको याद है एपिथेलियल का तो तीनों ओरिजिन हो सकता है, तीनों लेयर, लेकिन मीजोडर्मल और कनेक्टिव, सॉरी मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू का मीजोडर्मल ओरिजिन था। तो ये जो मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन था सिर्फ मीजोडर्म था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, नहीं 1 and 3 नहीं, ओनली 2, यस ओनली 2, है ना, मीजोडर्म हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। Which of the following is the example of simple epithelium tissue? बताइए, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ गया कि कौन सा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का एग्जांपल है, इस प्रकार से आएगा। तो याद है हमने पढ़ाया था कि सिंपल एपिथेलियम 3 प्रकार का होता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमनर। देख लीजिए ऑप्शन में है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ये तो नर्वस सिस्टम का है। कॉलुमनर एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम तो स्ट्रेटिफाइड का है, स्ट्रेटिफाइड नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉलुमनर एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ पे स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमनर किसका पार्ट है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज का। ठीक है, चलिए। The tissue responsible for covering of internal organ and external tissue is called, कह रहा है कि वो टिश्यू का नाम क्या है जो कि इंटरनल ऑर्गन या फिर एक्सटर्नल टिश्यू के कवरिंग का काम करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कवरिंग के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एपिडर्मल टिश्यू नहीं, मसल टिश्यू नहीं, एपिथेलियल टिश्यू, जी हाँ, एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग का काम करता है। क्या करता है, कवरिंग का काम कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एपिथेलियम इज आल्सो नोन एज यूरोथेलियम। यूरोथेलियम किसको कहता है, जो यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल वाला नहीं, ग्लैंडुलर वाला नहीं, ट्रांजिशनल, यस ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरोथेलियम कहते हैं, क्योंकि ये ब्लैडर वगैरह में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये लेक्चर खत्म हुआ। मैंने कोशिश किया कि सारी चीजें आपको याद करवाई जाए, और इसी प्रकार से यदि और भी पढ़ना चाहते हैं पूरा सिलेबस, तो आप हमारे ऐप पर आइए, वहां पर आपका स्वागत है। और मिलते हैं इसी प्रकार से। और थोड़ा सा अगर पूरा लेक्चर देख रहे हैं तो आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, और आप जैसे स्टूडेंट के कमेंट्स मेरे लिए मायने रखते हैं, तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, ताकि जब मेरा भी मन नहीं करे क्लास लेने का, तो उस कमेंट्स को देख के मैं भी मोटिवेट होता हूं, और मैं लगातार आप लोगों को यूट्यूब पे भी पढ़ाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।